नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम धामी आज पहुंचेंगे हरिद्वार। जबरेड़ा विधानसभा सीएम जाएंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम धामी। जनसभा के दौरान बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे जबरेड़ा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तराखंड से सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे जबरेड़ा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 5 सीटों पर जनता को साधने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बता दें आपको, आज जबरेड़ा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां से जनता को साधने की कोशिश करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर मिशन 400 के पार को लेकर बीजेपी लगातार रैलियां करती हुई नजर आ रही है, रोड शो करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बता दें आपको, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करने के लिए हरिद्वार के जबरेड़ा पहुंचेंगे और यहां से सरकार की तमाम नीतियों को जनता को गिनाते हुए नजर आएंगे। किस तरह से धामी सरकार में, किस तरह से डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, इसको गिनाते हुए नजर आएंगे। मिशन 400 का पार सीएम धामी आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जारी थी। और बता दें आपको कि आज सीएम धामी जबरेड़ा पहुंचेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 के पार, जिसको लेकर सभी राज्यों के सीएम ने मोर्चा संभाला हुआ। एक तरफ उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों में जाकर रैलियां करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच बता दें आपको, उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में हरिद्वार क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करने के लिए जबरेड़ा पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। हरिद्वार के क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचने वाले हैं और जबरेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की तमाम नीतियों के बारे में जनता को समझाते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने रुद्रपुर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। आज हरिद्वार के जबरेड़ा क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करने के लिए जबरेड़ा पहुंचेंगे और 5 लोकसभा सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। इसी बीच बता दें आपको, अब हरिद्वार के जबरेड़ा क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं और यहां से वो जनता को साधने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और मिशन 400 के पार का नारा देते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। तो बता दें आपको, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए हरिद्वार के क्षेत्र जबरेड़ा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि जिस देखा गया था किस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया था, अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। वो हरिद्वार के जबरेड़ा क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव प्रचार को लेकर सजगता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हरिद्वार के क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचने वाले हैं और वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जनता से वोट मांगते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें आपको, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है, बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी गई है।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे में बदलाव हो गया है। अब नड्डा 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा का बाकी कार्यक्रम पूर्व की तरह ही निर्धारित रहेगा। इससे पहले उनका 2 दिवसीय दौरा 3 और 4 अप्रैल को था, लेकिन अब जेपी नड्डा 4 अप्रैल को पहले पिथौरागढ़ में अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए प्रचार करेंगे। उसी दिन 3 बजे टिहरी लोकसभा सीट के लिए देहरादून के विकास नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 अप्रैल को वो देहरादून में प्रवास करेंगे और टिहरी संसदीय क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। और 5 अप्रैल को जेपी नड्डा हरिद्वार लोकसभा सीट के तहत त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में बड़ा रोड शो करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा अन्य स्टार प्रचारकों के दौरे भी प्रस्तावित हैं, जिनमें अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, वीके सिंह और राजनाथ सिंह भी जल्द ही जनसभाएं करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी का रुद्रपुर में विशाल जनसभा आज हुई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का 4 और 5 अप्रैल को पिथौरागढ़ में और विकास नगर में, हरिद्वार में उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसके साथ ही हमारे केंद्रीय नेतागण आदरणीय वीके सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय स्मृति ईरानी जी, योगी आदित्यनाथ जी और सहित अन्य कई केंद्रीय नेता उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं करने वाले हैं। उनका कार्यक्रम प्रदेश संगठन द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे ही कार्यक्रम निर्धारित होगा, उनकी भी कहां कहां पर जनसभाएं होगी, सब आपको बता दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बिना रिजल्ट आए भी अब 10वीं के बच्चों को एडमिशन मिल सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के बाद इन दिनों छात्र छात्राओं की पेपर चेकिंग का मामला चल रहा है। विभाग की ओर से इसके लिए 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 16 मूल्यांकन केंद्र गढ़वाल और 13 कुमाऊं मंडल से हैं। बता दें आपको, 10वीं और 12वीं का परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 10वीं की परीक्षा दे चुके हजारों छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले 11वीं कक्षा में दाखिला मिलेगा। बता दें आपको, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की ओर से ये बड़ा निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग हो रही है, लेकिन खबर है कि 10वीं के छात्रों को रिजल्ट आने से पहले ही 11वीं क्लास में एडमिशन मिल सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से तमाम शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 10वीं का रिजल्ट आने से पहले ही, यानी कि अब 11वीं में 10वीं के छात्रों को एडमिशन मिल सकेगा। परीक्षा की कॉपियों को चेक किया जा रहा है, लेकिन बता दें आपको, ये महत्वपूर्ण खबर है उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ओर से, जहां पर 10वीं के छात्रों को परिणाम घोषित होने से पहले ही 11वीं कक्षा में एडमिशन दे दिया जाएगा। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर 10वीं का रिजल्ट आए बिना ही अब 11वीं में 10वीं के छात्रों को एडमिशन दे दिया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। बता दें आपको, शिक्षा विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 10वीं के छात्रों को बिना परिणाम घोषित हुए ही अब 11वीं क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। 10वीं क्लास की कॉपियां चेक हो रही हैं और यहाँ पर ये बड़ी खबर है कि 11वीं में 10वीं के छात्रों को एडमिशन मिल जाएगा। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने बीजेपी, कांग्रेस और बसपा को बौखलाहट का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में इन बड़े दलों के सामने किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई निर्दलीय आज उनके सामने खड़ा है
और आज बीजेपी और कांग्रेस में इसको लेकर बौखलाहट है। जितने जनप्रतिनिधि और नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो केवल जनता को ठगने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पूर्व सांसद हरिद्वार में विकास करते तो बीजेपी इस पूर्व सांसद को टिकट देती, लेकिन आज बीजेपी ने पूर्व सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है और जो नया चेहरा घोषित किया गया वो पूर्व मुख्यमंत्री है जो अपनी पूरी योजना में भ्रष्टाचार से लिप्त होते हुए 3.25 साल में ही हटा दिया गया था। आज जनता जानती है कि बीजेपी प्रत्याशी पहले अपने पद पर रहकर भी कार्य नहीं कर पाए हैं, तो आज किस मुंह से जनता में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। पूरे हरिद्वार में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है किसी निर्दलीय ने इन बड़े दलों के खिलाफ पर्चा दाखिल किया और जनता का प्रत्याशी इनके सामने खड़ा हुआ। आज इनकी बौखलाहट देखो कि ये सारे एक हो गए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, और सबसे बड़ी बात एक होने के अलावा इनकी कोई बैठक देख लो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, इनके विधायक, इनके मंडल, इनके संगठन महामंत्री सब उमेश कुमार, उमेश कुमार, उमेश कुमार। तो मैं जानना चाहता हूँ जब उमेश कुमार कुछ है नहीं तो अपने खर्चे करके मेरे चर्चे क्यों कर रहे हो भाई? जब जनता चुनाव लड़ती है ना तो जो ठेकेदार वोट के बैठे हैं ना, जो यहाँ से लोगों के वोट दिलाने के वादे करते हैं, सबसे बड़ी बात जिन प्रतिनिधियों को हरिद्वार जनपद ने चुना ये सारे देहरादून के नेताओं की पूंछ बन गए। इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है इन लोगों में, ये जिधर भारी दिखता है उधर चल देते हैं। आप देखिए ना, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में। ये तो सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले लोग नहीं है, ये जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोग नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान हरिद्वार में सड़कों पर दूसरे जिलों और राज्यों के वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। अधिकारी बाहरी वाहनों की सघनता से जांच कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा में लगाई गई एफएसटी टीमें भी हरिद्वार के मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई हैं। यहां देश रक्षक चौक पर एफएसटी टीम ने 100 से ज्यादा वाहनों को चेक किया है। गौरतलब है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए कैश और शराब का परिवहन बढ़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसके बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से प्रत्येक प्रकार के वाहन को चेक कर रहा हूँ, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का है, चाहे विधायक का है, चाहे विपक्ष का है, चाहे प्रदेश का है, चाहे भारत सरकार का है, चाहे अन्य प्रदेश का है। मैं हर उसकी चेकिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत ही बारीकी से चेक कर रहा हूँ, लगन और निष्ठा के साथ चेक कर रहा हूँ, कर्तव्य परायणता के साथ चेक कर रहा हूँ। तो बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। दूसरे जिलों और राज्यों की गाड़ियों पर कड़ी निगरानी है। बाहरी वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। यहाँ पर शराब तस्करी और कैश को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं, जिसको लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे जिलों और राज्यों की गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इसको लेकर अब विभागों की ओर से सतर्कता बरती जा रही है और किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही सभी गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है। दूसरे जिलों और राज्यों की गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बता दें आपको, उत्तराखंड हरिद्वार से खबर सामने आई है जहां पर बाहरी वाहनों की लगातार चेकिंग हो रही है। एफएसटी की टीमें वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई हैं और चेकिंग अभियान चुनावों तक लगातार चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार में चौकसी नजर आई है। दूसरे जिलों और राज्यों की गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, उसको लेकर लगातार उत्तराखंड में सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही रैली ने 5 सीटों का सियासी समीकरण बदल दिया है। रुद्रपुर में हुई पीएम मोदी की जनसभा का मैसेज प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर गया, जिससे बीजेपी उत्साह में है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 2-3 सीटों पर भी पीएम मोदी की जनसभा का असर होगा।
प्रधानमंत्री की सफल रैली के बाद बीजेपी अब आगे की रणनीति में जुट गई है। बीजेपी का टारगेट है कि पीएम मोदी की एक और रैली उत्तराखंड में हो। वहीं अब तक कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की भी अभी तक दिलचस्पी नहीं दिखी है, क्योंकि अब तक एक भी रैली केंद्रीय नेताओं की रैली नहीं हुई है और ना ही चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को लेकर अब ऐसा कहा जा रहा है, देखा गया कल किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर से उत्तराखंड की जनता को साधने की कोशिश की। वहां पर उन्होंने कहा था कि धूप में जो लोग खड़े हैं उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, विकास करके वो उसको फल स्वरूप लौटाएंगे। और अब बीजेपी की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री की एक और रैली हो जाती है तो 400 पार का नारा को सफल करने में बीजेपी की मुश्किलें और भी आसान हो जाएंगी। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली का बड़ा असर बताया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी केंद्रीय नेता एक भी रैली करने के लिए नहीं गया है। पहले से भी देखा गया है 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बढ़त हासिल करते हुए जीत हासिल की और अब तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में उन्होंने जनता को साधने की कोशिश की। गढ़वाल संसदीय सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब दोनों ही पार्टियों की जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। बीते दिनों बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने खुद को प्रवासी बताने पर कहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी इटली वालों को अपना बताते हैं जबकि गढ़वाल वालों को प्रवासी करार देते हैं। अनिल बलूनी के बयान पर पलटवार करते हुए प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि अनिल बलूनी ने कमर के नीचे वार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को बताना चाहते हैं कि अगर वो कमर से नीचे वार करेंगे तो उनके तर्कस में बहुत से तीर हैं जिनको बीजेपी प्रत्याशी झेल नहीं पाएंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं। देखिए, ये इटली वालों को अपना बताते हैं और गढ़वाल वालों को बाहर का बताते हैं, तो इसका जवाब तो जनता ही दे पाएगी। मैं समझता हूं कि अनिल बलूनी जी कमर के नीचे वार करने की बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने कमर के नीचे वार करने की ठान ली है तो गणेश गोदियाल के तर्कस में तमाम ऐसे तीर हैं। इटली की बात कहां से आ गई? इटली की बात कहां से आ गई? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इसी उत्तराखंड से टिहरी की सांसद, उनका मायका कहां है? वो इस बात का जवाब दे दें। इस बात का वो जवाब दे दें कि उनकी सांसद का मायका कहां है। देखिए, अगर कमर से नीचे वार करने की बात आएगी तो आज मैं पहला प्रश्न बलूनी जी से ये पूछता हूं कि आप पलायन की बात करते हैं तो पहले इस बात का आप खुलासा करिए कि आपकी पत्नी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत थी और आप उनको डेपुटेशन पे यहाँ के छात्रों के हितों को दरकिनार करके, यहाँ के छात्रों के हितों को पीठ लगाकर अपने राजनीतिक रुतबे का प्रयोग करते हुए उनको दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस में डेपुटेशन पर ले गए। तो पलायन की बात करने वाले अपनी पत्नी का खुद पहले पलायन कर रहे हैं। तो अगर कमर से नीचे वार करने की बात होगी तो गणेश गोदियाल के तर्कस में बहुत तीर है। उसके उत्तराखंड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन 19 अप्रैल को उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में मतदान किए जाएंगे। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 81,67,568 और सर्विस मतदाताओं की संख्या 93,962 हो गई है। 82,000 से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। उत्तराखंड सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मतदान के तहत प्रदेश के उद्योग इकाई, समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों पर 1 दिवसीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस आदेश से सरकार प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस साल 10 मई से शुरू होने जा रही है। धामी सरकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति भी यात्रा की तैयारियों में जुट गई है और केदारनाथ पैदल मार्ग में जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से जारी है, जिससे 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुखद बनाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की विश्वविख्यात 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री धाम और उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ और आखिर में सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं और 4 धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई 4 धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसको देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,25,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने कहा कि पिछले 2 सालों में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में ये आंकड़ा 56 लाख पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल भी यात्रा में नए रिकॉर्ड कायम होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार और बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने में जुटी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति समय से पहले ही सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रही है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी आपके संज्ञान में होगा कि विगत दिवस उन्होंने सचिवालय में जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ में व्यापक रूप से समीक्षा करी और यात्रा की तैयारियों को लेकर के विभागों की कार्य योजना पर उन्होंने जानकारी वो करी और जो भी उनको आवश्यक लगा उसमें उन्होंने आवश्यक सुधार की जो गुंजाइश जहां पर लगी उस संदर्भ में भी निर्देशित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आते हैं वो हमारे प्रदेश के अतिथि हैं और उनके प्रति हमारी अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस बीच लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
जो भी आवश्यक जो भी हमको तैयारियां करनी है और जो हमने कार्य योजना अपनी बनाई है हम उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी जारी रहता है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। बावजूद इसके काम कर रही एजेंसियां अपने कार्यों को समय से पूरा करने में जुटी हुई है। देखिए, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इस बीच क्योंकि मौसम कई बार प्रतिकूल हो जा रहा है तो उसके कारण से वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो बाधित भी हैं, लेकिन अभी प्रयास है कि जैसे ही मौसम कुछ साथ देगा तो उसके हिसाब से फिर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे और विपरीत मौसम के बावजूद वहाँ पर कई चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहाँ पर अंजाम दे रही है। 2024 चारधाम यात्रा को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल भी भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे, जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियां तेज की जा चुकी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल की चारधाम यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए सुखद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MV नेटवर्क। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।